उस आग में सैकड़ों लोगों ने अपनी रोटियां सेकी, लेकिन उन 59 लोगों में से किसी को भी 3 लोगों के नाम भी याद हैं। अफसोस होता है कि आज हम किस समाज का हिस्सा हैं जहां पे हम एक सच्ची कहानी को लाने के लिए हमें घबराहट हो रही है। मुझे मेरे सोशल मीडिया पे, मुझे मेरे व्हाट्सएप पे थ्रेट आ रहे हैं। मेरा बच्चा जो अभी ठीक से खड़े होकर चल भी नहीं पाता, उसका नाम बीच में लिया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर ऐप। 15 नवंबर को साबरमती रिपोर्ट रिलीज हो रही है, जो इस देश के एक ऐसे मुद्दे को दर्शा रही है जिसने देश की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी। और इस समय हमारे साथ हैं फिल्म के स्टार कास्ट विक्रांत मैसी, राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा। इन तीनों का स्वागत करते हैं दैनिक भास्कर पर। पहले तो लगातार जिस तरीके से ट्रेलर आने के बाद इंटरेक्शन क्रिएट हो रहा है और इम्पैक्टफुल फीडबैक मिल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो हमें यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसा लग रहा है? बेहद खुशी है हम सबको जो भी साबरमती रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये एक ऐसे विषय पे चर्चा करती है ये फिल्म, जिसने हमारी राजनीति को, हमारी राजनीतिक मानसिकता को, और जो हमारा सोशल फैब्रिक था, जो हमारा कल्चरल फैब्रिक था, उसको रातों रात हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और अफसोस इस बात का है कि 22 साल बीत गए, किसी ने इस विषय पे बात ही नहीं की। तो जब एकता कपूर जी ने और जी स्टूडियोज़ ने मिलके और हम सब ने मिलके ये कहानी आप तक लाने की कोशिश की, तो काफ़ी समय लग गया, क्योंकि काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि जब से ट्रेलर और टीज़र आया है, काफ़ी इंटरेक्शन हो रही है और जनता रिस्पॉन्ड कर रही है, तो काफ़ी खुशी है इस बात की। राशि और रिद्धि, और आपसे भी पूछना चाहूँगा, ऐसा इशू जब रहता है ना तो लोग डरते हैं रिस्क लेने से, और ये सोचते हैं कि क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक भी आ सकता है, नेगेटिव भी आया है जी। लेकिन इस तरह का किरदार, इस तरह की फिल्म चुनने के पीछे आप लोग की क्या वजह रही? देखिए, एक कोट है, वो मैं कोट करना चाहूँगी। इफ़ नॉट अस देन हु, इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन जो बहुत साल पहले ही शुरू हो जानी चाहिए थी। हुई भी होगी, पर सच्चाई बहुत अलग थी उस टाइम। जो दर्शाया गया, जो हुआ, उसमें बहुत फ़र्क था। आज 22 साल की हाइंडसाइट है हमारे पास। इतना कुछ हो चुका है, सच इतना तोड़ा मरोड़ा गया है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि स्टार्टिंग क्या थी, इस इवेंट का जेनेसिस क्या था। तो जब ये फिल्म मेरे पास आई, आई थिंक हम सबको कहीं ना कहीं थोड़ा डर लगा कि कोई लेफ़्ट ना हो जाए, राइट ना हो जाए। आई होप वी आर मेकिंग द राइट फिल्म, बिकॉज एज एक्टर्स हमारे ऊपर भी बहुत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और सबसे पहले क्योंकि हम चेहरा होते हैं, हमें ही ट्रोल किया जाता है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से और एज अ सिटीज़न मुझे लगा कि मुझे ये फिल्म करनी चाहिए, क्योंकि मेरी जनरेशन को पता चलना चाहिए, हमारे आगे वाले आगे जो आ रही है उस जनरेशन को पता होना चाहिए कि क्या हुआ था, बिकॉज आर हिस्ट्री शेप्स आर फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी, हिम्मत मिली, क्योंकि विक्रांत ने साइन करी थी, क्योंकि वो क्रेडिबल एक्टर है, मैं बार बार यही बोलती हूँ। एंड ट्रूली ही वॉज वन ऑफ द रीजन्स दैट आई वॉज ऑन द फिल्म, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ एकता, बिकॉज एवरी वन नोज शी इज़ फियरलेस, एंड थैंक्स टू देम दैट आई एम इन द फिल्म, एंड टुडे आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आई थिंक ये फिल्म जर्नलिज्म के माध्यम से, कहानी जर्नलिज्म के एंगल से दिखाई गई है। तो मेरे लिए कई महीनों से, सालों से काफ़ी परेशानी वाले ये थॉट्स रहे हैं कि हम जो कहना चाहते हैं, अब जर्नलिज्म हो गया या सोशल मीडिया हो गया या कैमरा के उस पार आप हैं, आपके जैसे जितने भी रिपोर्टर्स हैं या जो कोई भी है जो आके कहते हैं कि हमारे पास नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो बहुत कैजुअल हो गया है। अब एथिक्स और वैल्यूज़ ख़त्म हो गए हैं, प्रिंसिपल्स ख़त्म हो गए हैं जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। और वो बहुत स्कैरी सिचुएशन है, बहुत डेंजरस सिचुएशन है। तो क्योंकि हमारी फिल्म उस जर्नलिज्म की बात करती है जो उस टाइम पे थी, और किस तरीके से पत्रकारों ने पेश किया इस ट्रू इंसिडेंट को, तो इसीलिए मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था कि मैं इस कहानी का हिस्सा बनूं। क्योंकि ऐसे तो बोल सकते हैं हम
कई अपने अपने जो भी फीलिंग्स हैं हम वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है, बातों से सिर्फ बातें ही होती हैं। कलाकार हैं और मैं कलाकार हूँ, और यही मेरी स्ट्रेंथ है, यही मेरी पावर है कि मैं ऐसी कहानियाँ कह सकूँ जिसमें हम सबको सोचने के लिए कुछ तो मिले। और ऐसा नहीं है कि हम ये कहानी बताएंगे और लोग सोचने लग जाएंगे और बहुत महान कुछ हो जाएगा, ऐसा ऐसा होता नहीं है, हम हमेशा ऐसा सोचते हैं। लेकिन उम्मीद यही रहती है कि कोई तो कोई मूवमेंट हो सके हमारे अंदर, और हम ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क हो सकें और समझदार हो सकें कि हमें क्या फीड किया जा रहा है, हमें ये समझना चाहिए। और जस्ट बिकॉज हमें फीड किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। जी, राशि ने सही शब्दों में रखा कि चेहरा आप लोग हैं, तो आपके ज़रिए जो कम्युनिकेशन होता है, जो मैसेज जाता है, वो जनता उसको तुरंत उस तरीके से लेती है। अब उसमें अलग-अलग नैरेटिव्स भी हो सकते हैं। विक्रांत भाई ने कल बताया ही जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था कि धमकी और अलग तरीके से किस तरीके से हेट्रेड भी मिल रही है और पॉजिटिव फीडबैक भी मिल रहा है। फिर मैं वही पूछना चाहूँगा, डर नहीं लगा आप लोगों को? सर सच कहें तो घबराहट तो हुई जब पहली बार एकता जी से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि वो इस विषय पे फिल्म बनाना चाहती हैं। और जैसे कि इन दोनों ने भी कहा कि कहीं ना कहीं एक स्क्रूटिनी अचानक से वो आपका एंटीना खड़ा हो जाता है कि अच्छा, क्या ये किसी पक्ष के बारे में तो नहीं कह रही, या ये किसी राजनीतिक दल के बारे में तो नहीं कहेगी कहानी। पर एकता की मैं बात आपको बताना चाहूँगा, मेरा उनसे बहुत पुराना रिश्ता रहा है। मैं उनको 15-16 साल से जानता हूँ और हमने बहुत काम किया है साथ में। वो बेबाक हैं, निडर हैं। और जैसे राशि ने भी कहा कि क्योंकि एकता है तो एक भरोसा है, क्योंकि मैंने उनके साथ काम भी किया है। और जो उनका वर्ल्ड व्यू है, जिस बेबाकी से वो कहानियाँ हमेशा से कहती आई हैं, एक भरोसा था कि जो भी होगा वो सही दिशा में होगा। अब जितनी मोटी हमें स्क्रिप्ट दी गई, उतनी ही मोटी, उतने ही पन्ने हमें रिसर्च मटेरियल के भी दिए गए। और तब इस बात का एहसास हुआ कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सच्चाई को व्यक्त कर रहे हैं। सच्चाई, वो सच्चाई जो दुर्भाग्यवश लोगों तक अब तक 22 साल बाद भी सही मायने में नहीं पहुंच पाई है। तो ये कहानी कहना ज़रूरी लगा। तो जब खुद ने भी रिसर्च की, तब लगा कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब इस बात का एहसास हुआ कि उन 59 लोगों को किसी ने याद नहीं किया, किसी समाज ने याद नहीं किया, किसी मीडिया ने याद नहीं किया। 28 फरवरी 2002 को क्या हुआ और उसके बाद दुर्भाग्यवश जो हुआ, सब ने खूब छापा उसके बारे में। लेकिन 27 फरवरी को क्या हुआ उसके बारे में बहुत ही कम डेटा, आज इंफॉर्मेशन की एज में होने के बावजूद 27 फरवरी को जो हुआ उस विषय पे बहुत ही कम लोगों ने चर्चा की। और वो 59 लोग सिर्फ आंकड़े बन के रह गए। तो एक सवाल हम सबके मन में आया, और ये फिल्म का एक डायलॉग भी है जिसको हमने उस थॉट का उपयोग करके उसे डायलॉग में कन्वर्ट भी किया कि इतना कुछ हो गया, उस आग में सैकड़ों लोगों ने अपनी रोटियां सेकी। उस आग में सैकड़ों लोगों ने अपनी रोटियां सेकी, लेकिन उन 59 लोगों में से किसी को भी 3 लोगों के नाम भी याद हैं। और अनफॉर्चुनेट ट्रूथ ये है कि किसी को याद नहीं है। तो हमारी तरफ से ये प्रयास है कि हमारी लिमिटेड कैपेसिटी में सिनेमा के माध्यम से उनकी कहानी को, उनके संघर्ष को, जो उनके साथ आप बीती हुई, उसको हम न्याय देने की कोशिश करें। आप दोनों को भी इस तरह के कमेंट्स या सोशल मीडिया पे डर मतलब आपने पूछा कि क्या आपको डर लगा या नहीं, मुझे लगता है ये सवाल आपका पूछना और मेरा डर लगना ही रीज़न है कि ये फिल्म करनी चाहिए। क्योंकि अगर एक ऐसे सिविलाइजेशन में हम रह रहे हैं जहाँ एक पिक्चर बनाने के लिए डर लगे, और आपको ये बिना मेरा दिल जाने आप पूछ रहे हैं कि आपको डर लगा, ये बहुत बहुत डेंजरस सिचुएशन है एक सोसाइटी। ये इस दौर को व्यक्त करता है। यस, ये इस दौर को यू नो, व्यक्त जहाँ करता पे है, बिल्कुल। आर्ट को डर लगने लगे ना एक्सप्रेस करने, क्योंकि आर्टिस्ट और आर्ट का काम ही यही है, एक्सप्रेशन ऑफ सोसाइटी। अच्छा बुरा वो सोसाइटी जाने, लेकिन आर्ट का काम ही यही है कि डिस्टर्ब करे थोड़ा सा, और थोड़ा आपको झंझोड़े, और थोड़ा आपको दिखाए जो भी है, अच्छी पिक्चर या बुरी पिक्चर। पर क्योंकि आपने सवाल ही पूछा है और कहीं ना कहीं डर था,
तो उस रीज़न से ही आई थिंक वही रीज़न है कि हमने फ़िल्म की। ऑफ कोर्स जैसा कि विक्रांत ने कहा और राशि भी कह रही हैं कि एकता एक तो बहुत ही निडर है, और अगर वो कोई चीज़ बैक करती हैं तो आप यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि वो सोच समझ के बैक कर रही हैं। और फिर वो हमने रिसर्च देखी, और बहुत रिसर्च थी, मतलब मेरे जो स्क्रिप्ट था उसके बराबर रिसर्च भी था। और फिर जब मैंने अपनी पर्सनल रिसर्च भी की, क्योंकि मैं जो किरदार प्ले कर रही थी, तो ना सिर्फ कहानी का रिसर्च, पर मैंने अपने किरदार पे भी रिसर्च किया, डायरेक्टर से डिस्कस किया, राइटर्स से डिस्कस किया, और हमने वो एक माहौल जो था, जो कहानी का है, उसको रखा और सच्चाई में दर्शाया। तो हमने अपनी तरफ से अपने डर को ऐसे ही बिठाया है कि हम सच्चाई के साथ रहेंगे। अगर आप सच्चाई के साथ रहते हैं, सच के साथ खड़े रहते हैं, तो डर नहीं लगता। मैं इसलिए इसको एम्फेसाइज कर रहा था क्योंकि परसेप्शन एक ऐसा बन जाता है। आपकी फिल्म में भी परसेप्शन पे बहुत सारी चीज़ों पे बात हो रही है, उस पे भी आएंगे, पत्रकारिता के परसेप्शन पे। क्योंकि इंडस्ट्री को लेकर, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के को लेकर आम जनता में एक इस तरह का परसेप्शन बन गया है कि ज्वलंत मुद्दों पर, ऐसे मुद्दों पर जहाँ ओपिनियंस देने की ज़रूरत है, या सामाजिक मुद्दों पर, पॉलिटिकल मुद्दों पर, सरोकार वाले मुद्दों पर डरते हैं, बचते हैं। उनको ये लगता है कि इस पे हेट्रेड हो सकता है, इस पे आउटरीच हो सकता है, या हम फंस जाएंगे, हम अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ या हमें लेबल कर दिया जाएगा, लेबल या एक टैग लग जाएगा। इस पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि बहुत बार एक्टर्स बहुत इजी टारगेट होते हैं, राइट। ज़रूरी नहीं है उनको पूरी पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन हो। अगर हमको इन्फॉर्मेशन के बारे में सब कुछ नहीं पता, तो हमारा ओपिनियन देना ही गलत है। लेकिन हमें टेस्ट ऐसे किया जाता है, हमारी जनरल नॉलेज ऐसे टेस्ट की जाती है जैसे हमें सब कुछ पता होता है। वो कई बार हमें नहीं पता होता। एक्चुअली वो टेस्ट नहीं किया जाता, दे एक्चुअली यूज द नेम, क्योंकि राशि खन्ना का टिकर आएगा तो वो देखेंगे। तो इट्स एक्चुअली But I don't think it's right to give political Exactly. opinions when you don't know the situation of what has happened. लेकिन हमसे ऐसे सवाल किए जाते हैं, हमसे फिल्मों के बारे में ऐसे सवाल नहीं किए जाते जितने हमारे पॉलिटिक्स पे सवाल उठाए जाते हैं। तो आप स्टैंड तभी लीजिए जब आपको पूरी सिचुएशन पता है, और फिर आप स्टैंड लें, राइट। अब जैसे हमने ये फिल्म करी, मुझे नहीं पता था क्या हुआ था, जेनेसिस क्या था, कुछ नहीं पता था। गए, रिसर्च देखी, खुद रिसर्च करी, समझ आया कि अरे ये सच बाहर लाना है, तो आई कैन टेक अ स्टैंड। माई स्टैंड विल शो थ्रू माई फिल्म, यू नो। वो सच्चाई का स्टैंड है, वो आप देखेंगे, वो एक ह्यूमैनिटी का स्टैंड है, वो आप देखेंगे, वो ज़रूरी है। अब उसको तोड़ मरोड़ के आप उसको पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया, उसको पॉलिटिकल सिचुएशन बना दी, कोई लेफ्ट से देख रहा है, कोई राइट से देख रहा है। एक इंसानियत के नाते आप इस फिल्म को देखें, तो मैं तो यही चाहती हूँ। और ये द वेरी फैक्ट कि आज हम एक कहानी बिना लेफ्ट राइट के, बिना हिंदू मुस्लिम के नहीं कह पा रहे हैं, ये जैसे मैंने पहले भी कहा, ये इस दौर को दर्शाता है कि आर्ट फॉर्म जो है, कला जो है, वो लोगों के ओपिनियन से घबरा गई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमें पता है कि सोशल मीडिया पे हमारी फिल्म को लेके लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, बट एक पहल है हमारी तरफ से, शायद एक नई शुरुआत है हमारी तरफ से कि हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन हमारा भी हमारे कला के जरिए उन कहानियों को कहना जरूरी है जिन कहानियों को लोगों तक पहुंचना चाहिए। एंड दैट इज अ वेरी सिंसियर अटेम्प्ट फ्रॉम द टीम ऑफ द साबरमती रिपोर्ट। अब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा की बात करते हैं, सालों से हमने देखा है कि जो दूसरे विश्व युद्ध में जूस के साथ हुआ, हॉलोकॉस्ट जो हुआ, जो नाजी जर्मन्स ने किया, उस विषय पे हजारों फिल्में बनी हैं, उनको खूब सराहा गया है, ऑस्कर मिले हैं, चर्चाएं हुई हैं, मतलब अकेडमिकली बहुत चर्चाएं हुई हैं। जब पर्ल हार्बर हुआ था अमेरिका और जापान के बीच, उन पे हजारों फिल्में बनी हैं। WTC जो हुआ था 9/11/2001 में, उसके ऊपर हजारों फिल्में और डॉक्यूमेंट्रियां बनी हैं। अफगानिस्तान वॉर पे बनी हैं, 50 चीज़ों पे बनी हैं, आइडेंटिटी पे बनी हैं। और हम जब हमारी आइडेंटिटी की बात करते हैं, भारतीय आइडेंटिटी की बात करते हैं, अपने कल्चर की बात करते हैं, या हमारे इतिहास की बात करते हैं, और ख़ास तौर पे 2002 अगर टाइम के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो वो मॉडर्न हिस्ट्री है, बहुत पुरानी बात नहीं है। हम उन चीज़ों को कहने के लिए हिचकिचाते हैं,
हम अपनी कहानियों को, अपने कल्चर को लोगों के साथ शेयर करने के लिए हिचकिचाते हैं। इसीलिए इस फिल्म में आप ये भी देखेंगे, आपने ट्रेलर देखा होगा कि हमने हिंदी और अंग्रेजी में हम और पत्रकारिता के जरिए हमने ये बताने की कोशिश की है कि आज भी हमारा कहीं ना कहीं इतना कॉलोनियल माइंडसेट है, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। तो 3 अलग अलग किरदारों के जरिए, अलग अलग बैकग्राउंड्स के जरिए, वो जो बैकग्राउंड से आते हैं, हमने ये भी बताने की कोशिश की कि व्हेन विल वी टेक ओनरशिप ऑफ आवर ओन आइडेंटिटी। और जो चीज हुई, अगर उसको हम स्पष्ट शब्दों में आगे आके बोलना चाहते हैं तो हम क्यों डरें? क्या वो प्रोपेगेंडा का टैग लगने का भी डर रहता है? सर, डर नहीं होता है, एक चिंता होती है, क्योंकि ये पहले हुआ है लोगों के साथ। पर लेकिन अगर वाकई डर होता तो ये फिल्म बन के बाहर नहीं आती, हम यहाँ नहीं आते। वो फिल्म शायद बन के डब्बे में पड़ी होती। हम आज आए हैं, बाहर आए हैं, और पूरे गर्व के साथ आए हैं बाहर। अगर ये कहानी हम कह रहे हैं तो डर नहीं है, बस ये है कि अफसोस होता है कि आज हम किस समाज का हिस्सा हैं जहाँ पे हम एक सच्ची कहानी को लाने के लिए हमें घबराहट हो रही है। मुझे मेरे सोशल मीडिया पे, मुझे मेरे व्हाट्सएप पे थ्रेट आ रहे हैं, और ये लोग जानते हैं कि मैं हाल ही में 9 महीने पहले एक बच्चे का पिता बना हूं। मेरा बच्चा जो अभी ठीक से खड़े होकर चल भी नहीं पाता, उसका नाम बीच में लिया जा रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए मुझे चिंता में डाला जा रहा है। तो ये किस समाज में जी रहे हैं? तो अफसोस होता है ये देख के, लेकिन डर नहीं लगता। डर लगता तो हम ये फिल्म बना के बाहर लेके ही नहीं आते सर। आप तीनों से उस पल में आपको ले जाना चाहूँगा जब पहली बार आपको बताया गया, फ़ोन आया होगा या नरेशन के लिए बात हुई होगी, क्या उस समय का रिएक्शन था? और वो जो रिसर्च की आप लोग बात करें, क्योंकि बहुत ही रिसर्च लेड ये फिल्म है, क्या कुछ तैयारियाँ रही? कि पहली बार तो जब फिल्म का मुझे पता चला, हम लोग तलाकों में एक शूट कर रहे थे हमारी एक और फिल्म में। उस टाइम विक्रांत ने मुझे बोला कि ऐसी एक फिल्म है बालाजी की, मैं सोच रहा हूँ मैं करूँगा द साबरमती रिपोर्ट। पहले तो मैं इनके लिए डरी कि आर यू सीरियस? ही इज लाइक हाँ मैं मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है, ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट है। तो मैंने कहा, मैंने बार बार इनसे पूछा कि आप आर यू श्योर? ही इज लाइक हाँ। देन आई थिंक कुछ दिन के बाद ही सेड वो दूसरे किरदार के लिए वो तुम्हारे पास आ रहे हैं। तो मैंने कहा क्या, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। भाई आप ही ने सजेस्ट किया था। जी हाँ, जी हाँ। जी, तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो मैं नहीं करूँगी। तो इसने बोला कि आप स्क्रिप्ट पढ़ लो, देख लो, रिसर्च बहुत करी है इन लोगों ने, क्योंकि एकता बैक कर रही है, तो यू शुड लिसन टू द स्क्रिप्ट, एटलीस्ट मीट द टीम। तब तक आपने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ ली? सर, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली थी, मुझे रिसर्च मटेरियल दिया गया था, और उस दौरान लकीली मेरी ना 3-4 दिन की छुट्टी भी थी। तो मैं इंटरनेट पे जाके उसको कोरोबरेट भी कर रहा था, और फिर चीज़ें खुलती गई। और फिर जिस तरह की लड़की की तलाश में थी, मैंने कहा कि मैं शायद उसी लड़की के साथ काम कर रहा हूँ, तो आप एक बार उससे बात करके देख लीजिए, एंड देन बाकी हाँ, तो फिर मुझे ऑफर की गई फिल्म की आप कर लो। मेरे से मिली पूरी टीम, उन्होंने रिसर्च मटेरियल दिखाया, मुझे कुछ टाइम लगा उसको पढ़ने के लिए। मेरी टीम भी आ गई बीच में कि अरे आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस? तो जब मैंने पढ़ा, मैंने देखा, मैंने कहा यार ये फिल्म तो करनी बनती है, बिकॉज एक्टर की लाइफ में बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं जिसमें आप गर्व से कहते हैं कि आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, आई थिंक दिस इज दैट फिल्म। तो आई वॉज लाइक, डर के आगे जीत है। तो बिल्कुल। I want to cross that, and I want to be a responsible citizen. I want to be a better actor, in my choices. तो आई थिंक दिस विल बी अ गुड फिल्म। आई रिमेंबर जब मेरी टीम के साथ भी बात हुई थी तो उसकी मुझे कॉल आई थी, ये था क्या हुआ फिर क्या सोचा? मैंने कहा नहीं, योर डिसीजन वाज एब्सोल्युटली राइट, दैट I'll also be a part of this film. So that is how I got on board. मुझे डर लगा था, बिल्कुल लगा था, और यही लगा था कि किस तरह से रिसीव होगी और कैसे ये बना रहे हैं। पर मैं पूरी टीम से मिली और मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि भाई देखो, अगर आप कुछ ऐसा करने वाले हो तो मैं नहीं कर सकती। पर डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर सब मिले थे मुझे, और सब ने मुझे आश्वासन दिया और रिसर्च दिखाई, और वो जिस सीरियसनेस से, गंभीरता से काम कर रहे थे, वो समझ में आ ही जाता है आपको जब आप टीम से मिलते हैं। तो मुझे तब समझ में आ गया था कि अच्छा ठीक है, इनको ज़्यादा टेस्ट नहीं करना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं और कुछ और तो नहीं सोच रहे हैं। आई ट्रस्टेड देम, और क्योंकि एकता बना रही थी, और
पता था कि वो बहुत मेहनत कर रही हैं इसकी रिसर्च में और इसको क्रिएट करने में और ये कहानी को बाहर लाने में। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैंने डिसाइड किया कि और ऐसी फिल्में करनी है, ऐसी फिल्में मैं करना चाहती हूँ। मैं ट्रू स्टोरीज करना चाहती हूँ, मैं उन आम लोगों की बातें बताना चाहती हूँ इस देश में जो कुछ करते हैं और करके फिर गुमनाम हो जाते हैं। क्योंकि वो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिन्होंने हमारे देश की फैब्रिक को चेंज किया है, लेकिन हम क्योंकि सबसे पहले तो हम अपने ऊपर प्राउड फील ही नहीं करते, तो हम उनकी बात ही नहीं करते। सेकेंडली, इतनी सारी कहानियां हैं जिनको अगर हम कहेंगे नहीं तो हम कभी प्राउड फील ही नहीं करेंगे। और हम कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होते हैं ना हीरोज, उनको दर्शाना बहुत आसान होता है क्योंकि उनके लिए एक विलन होता है और वो वाली कहानियां बताना बहुत आसान होता है। पर ये ऑर्डिनरी कॉमन मैन की कहानियां हैं ना, ये बहुत ज़रूरी हैं हमारे लोगों को देखने के लिए, बिकॉज ये उनकी कहानियां हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सब लोग जर्नलिस्ट हैं और सब लोग वैसा सोचें, लेकिन एक हिम्मत जो चाहिए, एक करेज जो चाहिए एक आम आदमी को आज के इंडिया में उभरने के लिए या रहने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। और वो हमारी फिल्म में है अमंगस्ट एवरीथिंग एल्स। मीडिया के बारे में है, गोधरा के बारे में है, साबरमती के बारे में है, पर एक आम इंसान की कहानी है कि कैसे कुछ ना होते हुए भी वो कुछ कर सकते हैं अगर वो सच का साथ दें। आप लोग से ये पूछना चाहूँगा, क्या इसको ये देखा जाए इस फिल्म को, साबरमती रिपोर्ट को, कि एक एग्जाम्पल सेट करेगी और इंडस्ट्री के लोग के अंदर एक मादा पेश करेगी कि वो भी इस तरह के मुद्दों को आगे लेकर आएं और आई डरे होप नहीं? सो, आई देखिए, होप ऑनेस्टली सो। आई डोंट थिंक हमने ऐसा सोचा था कि ये बेंचमार्क बने, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। आई थिंक हमारी नीयत बहुत साफ थी कि हमें एक कहानी सुनानी जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अब वो बेंचमार्क सेट करती है या नहीं, वो तो 15 नवंबर के बाद पता चलेगा। और अगर करेगी तो खुशी होगी, और अगर करेगी तो खुशी ही होगी, क्योंकि हमेशा हमने ये देखा है, और ये 100 साल से अगर आप इतिहास खोल के देखें तो आर्ट जो भी होता है, चाहे वो कोई किताब हो, चाहे वो गाना हो, चाहे वो कोई कविता हो या पेंटिंग हो, या अगर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में सिनेमा की बात करें, विश्व भर की अगर हम बात करें, हम तो बदलाव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट वो रहे हैं। तो वाई शुड समथिंग चेंज नाउ? एंड जैसे राशि ने कहा कि हम इस उद्देश्य से नहीं निकले थे कि हम टॉर्च लेके आगे जाएंगे और हम पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदल देंगे। हम बहुत ही छोटे लोग हैं, हम एक्टर्स हैं, हम अपना काम करके घर जाते हैं। उम्मीद ये करते हैं कि लोग इंस्पायर हों, बस होंगे नहीं होंगे वो हमारे हाथ में नहीं है। आज की मतलब आज की दुनिया में जहाँ इतने ओपिनियंस हैं, आई थिंक कलाकारों के लिए यही ओपिनियन, हम यही अपनी बात रख सकते हैं। इससे बेटर और कोई हमारे पास मीडियम नहीं है, और इससे छोटा और बड़ा, मतलब दिस इज द बेस्ट मीडियम फॉर एक्टर्स टू कम आउट एंड से व्हाट दे बिलीव इन एंड व्हाट दे स्टैंड फॉर। आप तीनों चौथे स्तंभ पत्रकारिता को रिप्रेजेंट कर रहे हो, हिंदी अंग्रेजी की बात कर रहे हो। आप खुद अभी के जर्नलिज्म को और खुद जब जी रहे हो इस किरदार को, क्या फील करते हो और इस समय के दौर के जर्नलिज्म को किस तरीके से देखते हो? बुरा हाल है इस समय के जर्नलिज्म का। ऐसा क्यों फील होता है आपको? क्योंकि नहीं है भरोसा। मुझे एज अ सिटीज़न बोल रही हूँ, मैं एज एन इंडस्ट्री पर्सन बात ही नहीं कर रही, मैं एज अ सिटीज़न बोल रही हूँ कि आप कहाँ जाओ भरोसा ढूंढने, क्योंकि सब कॉन्ट्रडिक्टरी बातें करते हैं और बातें बदलती रहती हैं, और सब नंबर 1 भी होते हैं, और सबको सच पता होता है। तो सब लोग भाग रहे हैं किसी चीज़ के पीछे, पर अपनी बात रखने में, मतलब जो सच्ची बात है उसको रखने में विश्वास नहीं रख रहे हैं। रिद्धि, मैं ये प्लग इन नहीं कर रहा हूँ। आप बहुत सारे जिन टैग्स का इस्तेमाल किया, एक तो दैनिक भास्कर है, वो नंबर 1 है, वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट है, सच बेधड़क टैगलाइन है, और हम डरते नहीं हैं। और आप हमारे जितने रिपोर्ट्स देख सकते हैं, और जो हिंदी और अंग्रेज़ी की बात करते हैं, वो हमारे एक इतने बड़े जो पत्रकार हैं, हमारा जो ग्रुप है, उसमें छोटे छोटे शहरों में हमारे पत्रकार अपनी जान जोखिम में भी डालकर ऐसी रिपोर्ट्स लेकर आते हैं जो वर्ल्ड लेवल पर उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। बायलाइन के साथ एनवाईटी जैसे बड़े अखबार ने भी उसको यूज़ किया है, तो हम इस पे गर्व कर सकते हैं। आई एम श्योर देयर आर ऑनेस्ट जर्नलिस्ट एज वेल। आई थिंक हमारी फिल्म में आप ऑनेस्टी भी देखेंगे, आप ऑनेस्ट जर्नलिज्म भी देखेंगे, और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के लिए तो हमारी इज्जत बढ़ गई, क्योंकि जब आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में जाते हैं तो आप अपनी जान जोखिम में डालते हैं। तो ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर जर्नलिस्ट्स।
बट अब अगर आप देखें टीवी खोल के ना तो बहुत पॉपुलर कल्चर की conflicting- बात हो थोड़ी रही है, जो कन्फ्लिक्टिंग शोर ओपिनियंस जो मचाते हैं। टीवी के जो जर्नलिज्म है जी उसकी बात कर रहे हाँ, हैं। क्योंकि शोर जो हम मचाते टीवी हैं। के जी, बिल्कुल। पत्रकारों का रोल कर रहे हैं, तो उसी उसी जी उस चीज़ को मद्देनजर उसी को हम कह रहे हैं। मैं उसी की बात कर रही थी। नहीं मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, मैं आपको वहाँ पर डिफर भी नहीं कर रहा हूँ। जब हिंदी वर्सेस अंग्रेजी की बात करते हैं, नीची निगाह से देखने की बात करते हैं, बहुत बार ऐसा भी होता है इंडस्ट्री में भी, आप लोग ने भी फील किया होगा, आप किसी भी एक अपने कोर के साथ आते हैं, लेकिन आपके कोर को डगमगाने की, उस पर चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है। आप अपने अपने अनुभवों के साथ उसको शेयर करना चाहेंगे? सर, ये हिंदी अंग्रेज़ी का जो आपने सही उपयोग किया है अल्फाज का, वो ये है कि नीची निगाहों से देखना। और ये ख़ास तौर पे जो बड़े बड़े शहर हैं, मैं महानगरी मुंबई का रहने वाला हूँ, मेरी पैदाइश वहीं की है, मैं दूसरी पीढ़ी हूँ जो उस शहर में पला बड़ा है। वहाँ पे तो मतलब उससे बड़ा उदाहरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि देश भर से लोग वहाँ आते हैं, अपने सपनों को पूरा करने आते हैं, और वो जो एक डिस्पैरिटी है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चाहे वो कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, क्योंकि सिनेमा जगत से मैं हूँ, मैंने इसे बहुत करीब से देखा है। सिनेमा जगत में आज भी 2024 में भी, और मेरे ख्याल से नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी ये कहा था किसी इंटरव्यू में, कि क्योंकि मैं अंग्रेज़ी अच्छे से नहीं बोल पाता था, लोग मुझे सबसे पहले मेरे रंग की वजह से, और क्योंकि मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल पाता था उस वजह से मुझे एक पर्टिकुलर निगाह से देखते थे। उन्होंने मेरे टैलेंट को कभी नहीं देखा। अनफॉर्चुनेटली वो आज भी है। और पत्रकारिता के माध्यम से हमने इस चीज़ को दोबारा कहने की कोशिश की है। मैं तो इस पहल पे 3 साल से निकला हूँ। 12वीं फेल में भी मैंने यही कहा था कि ग्लास चाहे जो भी हो, पानी साफ होना चाहिए, और भाषा सिर्फ एक मीडियम है सर। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। हाँ, ये बात सच है, इसको आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हाँ, अंग्रेज़ी जो है एक कॉमन ग्लोबल लैंग्वेज है, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। दिक्कत अंग्रेज़ी से नहीं है, दिक्कत तब होती है जब आपको अपनी खुद के कल्चर से, खुद की भाषा से, या खुद की कोई रीजनल भाषा से, या अपने खुद के ग्रास रूट से जुड़े होने से शर्म आती है, तब दिक्कत होती है। तो मैं तो इस पहल पे 3 साल से निकला हूँ, तो मैं तो जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं ये बात उछालूंगा, और मैं चाहता हूँ कि मेरी बात लोगों तक पहुँचे। देखिए, मैं सिर्फ इसमें ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने तेलुगु इंडस्ट्री में, तमिल में और मलयालम में काम किया है। मैंने ये देखा है कि वो अपने कल्चर और अपने लैंग्वेज में बहुत रूटेड है। उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। अगर उन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती, कोई बात नहीं, अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको उनकी भाषा बोलनी पड़ेगी, आपको उनकी भाषा सीखनी पड़ेगी। वो अपनी भाषा को बहुत इज्जत देते हैं। लेकिन नॉर्थ में मैं पली बड़ी हूँ, और हमारी सोशल कंडीशनिंग ऐसी होती है कि हम आज भी इंग्लिश में बात करते हैं। जो अंग्रेज़ी बोलते हैं उन्हें ज़्यादा भाव मिलता है, कहीं पे भी आप चले जाइए उनको एलीट माना जाता है। और जो हिंदी में बात करते हैं, कुछ लोग कोशिश करते हैं इंग्लिश में बात करने की टूटी टूटी, लेकिन वो हिंदी में क्यों बात नहीं करते। हम ये पहल लेके आते हैं कि आप, अगर आपकी भाषा अच्छी है, आप अपनी भाषा में अच्छे हैं, तो आप अपनी भाषा में बात करें, उससे शर्म ना जोड़ें। ये मैंने साउथ में सीखा, और मेरे आई थिंक ये बहुत साल से मेरी सोच थी कि यार यहाँ पे दे आर सो प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज, तो हम अपनी भाषा से प्यार क्यों नहीं करते, हम क्यों उसको अंग्रेज़ी से कंपेयर करते हैं, क्योंकि वहाँ तो वो नहीं करते हैं। तो आई एम वेरी ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, जो ये मुद्दा उठाती है ये फिल्म। और एक प्रीकंसीव नोशन हमारे मन में भी है, और कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं उस चीज़ के लिए। जैसे मैंने कहा कि मैं मुंबई महानगरी से आता हूँ, जब तक मैं खुद की सोच नहीं बना पाया, जब तक मैं थोड़े एक्सपीरियंसेस गेन नहीं कर पाया, मुझे भी ऐसा लगता था कि जो अंग्रेज़ी कहता है वो इंटेलिजेंट है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो बहुत सक्षम हैं, जिनमें बहुत टैलेंट है, जो सच में कुछ समाज के लिए, जिनमें बहुत राष्ट्र प्रेम का भाव भी है। अब अगर हम यूपीएससी की बात करें, मैं 30 सेकंड लूंगा आपसे कहने के लिए। एक सीसैट का एग्जाम आ गया है अब, उस सीसैट की वजह से 90% लोग जो आपके यूपीएससी की क्लियरेंस देते हैं, आईएएस आईपीएस की, या जो एग्जाम देते हैं, या जो लोग पास होते हैं, वो अंग्रेजी मीडियम के हैं। और उनका असल काम गांव, कस्बे, ज़िलों में है, जहां पे वो लोग भाषा जानते भी नहीं है। और हिंदी मीडियम वालों को, जो वाकई वो एक छोटे शहर से आता है, जैसे मनोज कुमार शर्मा बीलगांव चंबल से आते थे, कोई ग्रास रूट से आता है, उसको आप वो मौका नहीं देते। तो ये डिस्पैरिटी है, और इस चीज़ को हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा हमें। लास्ट में, क्या जो फिल्म है वो सच्चाई बाहर लेकर आएगी?
क्या हम वो गोधरा में जो हुआ 27 फरवरी को देख पाएंगे? जी ज़रूर लेके आएगी। और मैं तो काफ़ी देर से बोल ही रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारी खूबसूरत महिलाएं हैं वो कुछ कहें इस बारे में। नहीं, बस हम यही कहेंगे कि हमने बहुत ही सच्चाई से ये आपके सामने रखी है फिल्म। आप भी उसी एंगल से उसको देखें, उसमें कोई कलर ना घोल के देखें कि ये इस एंगल से है या उस एंगल से है, सच्चाई के एंगल से है। एक इंसानियत के नाते हमने ये फिल्म बनाई है लोगों के लिए। तो प्लीज़ थिएटर्स में जाके देखें, क्योंकि एक कम्युनिटी में साथ में देखने वाली फिल्म है। तो आप थिएटर में जाके देखें, अपनी फैमिलीज़ के साथ जाके देखें। नहीं, मैं यही जो राशि ने कहा वही मैं भी कहना चाहती हूँ कि देखिए सच का क्या है कि सच को ना, सच इतना स्थिर होता है कि उसको आप किसी भी रंग में डाल दें तो आप बात घुमा के बोल सकते हैं, अरे मैं तो सच कह रहा हूँ या मैं तो सच कह रही हूँ। लेकिन उसकी गहराई समझना बहुत ज़रूरी है, और ये समझना और ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या सच है और कहाँ से आ रहा है, और जो आपके पास वो सच ला रहा है उनका क्या मुद्दा है, अगर कोई मुद्दा है या नहीं। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए मुझे 100% श्योरिटी है कि हमारी ऑडियंस देखना चाहती है, क्योंकि मैं हूँ ऐसी ऑडियंस जो देखना चाहती है। मैं अपनी आंखें खोलना चाहती हूँ इन कहानियों से। मैं इतनी सारी अंग्रेज़ी फ़िल्में देखती हूँ जो देख के एकदम आंखें खुल जाती हैं कि अरे ये होता है, देखो ऐसे होता है, ये इस तरीके से बातें घुमाते हैं, इस तरीके से देखो कैसे बातें करते हैं, टॉप लेवल पे क्या होता है। तो हम भी अपनी कंट्री के बारे में क्यों ना देखें, जस्ट बिकॉज़ वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है सच, या सच कड़वा हो या जो भी हो आपके लिए, उसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। सच सच ही रहता है।